प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाई 12th की फिजिक्स और चैप्टर नंबर है हमारा 7, जिसमें चैप्टर का नाम क्या था। चैप्टर का नाम अगर हम बोलें तो था मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा चैप्टर का नाम था भाई। क्या नाम था? चैप्टर का नाम था, जिसका 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज ये तीसरा क्लास है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका आज वाला जो क्लास है ये पार्ट 3 है इस चैप्टर का। चैप्टर 7 का क्या है भाई? पार्ट 3 है। अब पार्ट 3 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ सीखने के साथ साथ में यूजेज ऑफ एम्पियर लॉ भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे भाई? यूजेज ऑफ एम्पियर लॉ भी सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक, एम्पियर का परिपथीय नियम आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं भाई। शुरुआत में हम लोग आज क्या सीखेंगे? एम्पियर का परिपथीय नियम सीखेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम सीखेंगे। तो हेडिंग हमारी क्या होगी भाई? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसी को भाई क्या कहते हैं? एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इस नियम के बारे में कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। बात क्या करनी है? जैसे कि जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 1 जब हम शुरुआत किए थे तो उसके पूरे पार्ट को क्या कहा गया था कि ये जो हमारा पार्ट है भाई ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जब हम 2nd नंबर चैप्टर पे पहुंचे थे जिसका नाम था वैद्युत फलक एवं गाउस थ्योरम, तो हम लोगों ने जो गाउस थ्योरम पढ़ी थी, यानी कि जो वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस थ्योरम हमको बताती है, सेम वही मैग्नेटिक में हमको क्या बताता है? एम्पियर का परिपथीय नियम बताता है। यानी कि ये हमारा जो एम्पियर का परिपथीय नियम है ये स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के परमीय के क्या है? अनुरूप है या उसी के समान है। ठीक है, तो एक लाइन अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम एम्पियर का परिपथीय नियम स्थिर विद्युतिकी में विद्युतिकी ऐसे लिखा जाएगा भाई। स्थिर विद्युतिकी में गाउस के नियम के समान है। किसके भाई? एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो क्या है? गाउस के नियम के समान है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है, यानी कि जो हमारा रूल है इसका कथन क्या कहता है? तो अगर हम कथन देखें तो एम्पियर के परिपथीय नियमानुसार एम्पियर के परिपथीय नियमानुसार परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाले, किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाले, जैसे बंद परिपथ से होकर गुजरने वाले, या फिर आप ये कह सकते हैं किसी बंद परिपथ हम लोग नहीं लिखे थे। क्या लिखे थे? किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश
सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन परिपथ से बद्ध नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे? वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलक्स उस पृष्ठ पर आबद्ध कुल आवेश का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेट धारा I का कितना गुना हो जाएगा? म्यू गुना हो जाएगा। क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। यानी कि अगर हम इसको कहें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई। यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। यही क्या है? यही है भैया एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब हम लोग करेंगे क्या कि इनके इस नियम का हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे भाई? प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रूफ। इसी को हिंदी में उत्पत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पत्ति कहा जाता है। इसके लिए करेंगे क्या कि हम कागज के तल के लंबवत कोई तार ले लेंगे XY। क्या करेंगे भाई? हम मान लेंगे कि माना कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार XY है। माना कागज के तल के लंबवत कोई लंबी तार कैपिटल XY है। कोई लंबी तार क्या है? कैपिटल XY है, जिसमें स्मॉल I धारा ऊपर की ओर बह रही है। ये धारा किधर बह रही है भाई? ऊपर की ओर बह रही है। ऊपर की ओर बह रही है। कोई तार है XY। अब इस XY तार में धारा क्या है? ऊपर की ओर बह रही है। ठीक। अब मान लेंगे क्या कि माना स्मॉल r त्रिज्या का कोई वृत्तीय पथ है, जिसका केंद्र O तार पर स्थित है। जिसका केंद्र कहाँ स्थित है भाई? तो जिसका केंद्र हमारे तार पर स्थित है। अब थोड़ा फिगर इसका ड्रा कर लेते हैं। फिगर ड्रा करेंगे तो क्या करेंगे? हमारा कोई तार है ऐसे, और इसका जो ये इस पे इसी तार पर कोई बिंदु O है, जो कि एक हम लोगों ने सर्कुलर पाथ ड्रा किया है ऐसे। ये इसका सेंटर है। अब ये तार हमारा ऐसे नीचे भी आया है। ये कागज के तल के लंबवत है। मान लीजिए ये कागज होगा तो इस तल के लंबवत ऐसे ये ऊपर की ओर गया होगा। इस तार में जो है स्मॉल I धारा ऊपर की ओर बह रही है। यहाँ पे हम मान लेंगे कोई बिंदु P है। अब इस पथ की जो त्रिज्या है वो क्या है? स्मॉल r है। इस पथ की त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है। तो वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर, इस पथ के किसी बिंदु पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
अब देखो ई जो पथ होगा इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी ये B इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई अपान 2πr। क्या आएगा? B इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई अपान 2πr आएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 मानने के बाद में फिर हम क्या लगा देंगे? एम्पियर का परिपथीय नियम लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई? एम्पियर का परिपथीय नियम लगा देंगे। ये हो गया। अब ये जो हमारा पथ होगा ध्यान दीजिएगा, इस पथ पर जिस हम डायरेक्शन में जाएंगे ये हमारा जो वेक्टर बी होगा, वेक्टर बी के डायरेक्शन में ही इसका डीएल भी होगा। क्या होगा? इसका डीएल भी होगा। दोनों स्पर्श रेखाएं बनाएंगी। तो सिंस वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर B का परिमाण समान होगा, B का परिमाण समान होगा परंतु दिशा भिन्न होगी, परंतु दिशा भिन्न होगी और प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर बी व डीएल, वेक्टर डीएल समान दिशा में होंगे। किस दिशा में होंगे भाई? वेक्टर बी और वेक्टर डीएल समान दिशा में होंगे, ठीक। अब जब ये समान दिशा में होंगे तो मिलेगा हमको क्या? हम क्या करें भाई? इस चुंबकीय क्षेत्र का और इसके डायरेक्शन के साथ में लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। तो आप लोग जानते हैं दो वेक्टरों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कास थीटा होता है। अब यदि इनकी दिशा सेम हो जाए समान दिशा में तो ये हो जाते हैं कास 0 डिग्री। कास 0 का मान 1 होता है तो ये इनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाता है। ऐसे यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल हमको क्या मिल जाएगा? बी डी एल, और चूंकि डायरेक्शन सेम हो गई है कास 0 हो जाएगा। और सिंस कास 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो एटलीस्ट हमको ये क्या मिल जाएगा? इंटीग्रल बी डी एल मिल जाएगा। इंटीग्रल क्या मिल जाएगा भाई? बी डी एल मिल जाएगा, ठीक। अब ये जो बी डी एल है इसमें से जिसे समाकलन और अवकलन सिर्फ उसी का होगा जिसके आगे पीछे डी लगा हो। तो यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या? इंटीग्रल डी एल। क्या बचेगा? इंटीग्रल डी एल। अब देखो हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने इस वाले पथ के लिए कर रहे हैं जो हमारा ई वाला पथ है। ये क्या है? एक सर्कुलर पथ है। क्या है? सर्कुलर। तो इस पूरे पाथ की लंबाई क्या हो जाएगी? जब आपके पास में कोई सर्कुलर चीज हो तो उसके पाथ की लंबाई उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होती है, यानी उसके परिध के बराबर होती है। तो होगा क्या कि सिंस इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू वृत्तीय पथ की परिध, वृत्तीय पथ की परिध हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? वृत्तीय पथ की परिध हो जाएगा। तो हम जब यहाँ पे आएंगे तो ये हो गया b और ये क्या हो गया? वृत्तीय पथ की परिध हो गया 2πr। अब जरा ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 से हमको b का मान ये मिला हुआ है तो इसको हम उठा करके यहाँ पे रख देंगे। जब रखेंगे तो ये क्या हो गया? म्यू नॉट आई अपान 2πr और ब्रैकेट में 2πr यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। अब जो कट रहा है उसको क्या करिए? काट दीजिए। तो 2πr कट गया। लेफ्ट साइड इसका क्या लिखा हुआ था? इंटीग्रल बी डी एल। और राइट साइड में क्या मिला? म्यू नॉट आई। अरे भाई यही तो हमारा है क्या? एम्पियर का परिपथीय नियम। यही हमारा क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम है जो हमसे ये कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ से जुड़ी हुई कुल धारा या नेट धारा आई का कितना गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। यदि आपके मन में आ रहा है कि ये म्यू नॉट क्या होता है तो इसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं।
निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, जिसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये हो गया एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रूफ। और यहीं पे हम लोग लिख देंगे क्या कि हमने इसको क्या किया, प्रूफ कर दिया। ठीक, ये हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके इस नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इनके नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो लिखेंगे क्या भाई, एम्पियर के परिपथीय नियम, परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। मीन्स इस नियम का यूज करके हम क्या क्या फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो हमको पढ़ना है। तो इनके नियम का जब हम यूज करेंगे, दो जगहों पर यूज करेंगे। सबसे पहला क्या होगा, अगर हमारे पास में अनंत लंबाई, ऐसा कोई तार है जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब अपरिमित लंबाई का कोई तार है, और उस तार में कोई धारा स्मॉल आई प्रवाहित हो रही है, तो तार के निकट हमें किसी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, तो हम लोग वहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम का यूज करेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग क्या होगी भाई, अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसी लंबाई है, अनंत लंबाई का कोई तार है। अब इस तार के निकट हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। लिखेंगे क्या भाई, पहले इस तार के बारे में लिख लेंगे कि माना कोई तार XY जिसकी लंबाई अपरिमित है, अपरिमित है, से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या बनाएंगे, हम मान लेंगे ये हमारा तार है, ये हमारा क्या है, तार है XY। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस तार के निकट जो हमारा बिंदु होगा P, तो इसकी कुछ डिस्टेंस होगी। मान लेंगे ये डिस्टेंस स्मॉल r है, जो हम लोगों ने कहीं पे मेंशन किया है, ये स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। तो अब इस बिंदु से होकर गुजरता हुआ एक क्या करेंगे, वृत्तीय पथ खींचेंगे, और ऐसा वृत्तीय पथ खींचेंगे जिसका जो सेंटर हो वो क्या हो, इस तार पर ही स्थित हो। सेंटर कहाँ पे स्थित हो, इस तार पे ही स्थित हो, ऐसा एक हम वृत्तीय पथ खींचेंगे। ठीक, तो चलिए जो जो किए हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे, ताकि ये तार हमको क्या लगे कि कागज के तल के लंबवत रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, कागज के तल के लंबवत। ये आपका ओ हो गया। अब इसमें स्मॉल आई धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। चलो इसको लिख लेते हैं। पहले ज्ञात करनी है, माना तार XY में स्मॉल आई धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब जब ये धारा प्रवाहित हो रही है, अब हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि हमें एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, हमको
एक क्लोज्ड परिपथ चाहिए, बंद परिपथ की सीमा चाहिए। तो बंद परिपथ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु P से होकर गुजरने वाला, बिंदु P से होकर गुजरने वाला स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींचते हैं, एक वृत्तीय पथ खींचते हैं, वृत्तीय पथ खींचते हैं जिसका केंद्र तार पर स्थित है, तार पर स्थित है। तो वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर b व वेक्टर dl समान दिशा में होंगे, समान दिशा में होंगे। बस इतनी ही आपको लैंग्वेज लिखनी है। और जैसे आपने लिख दिया कि समान दिशा में होंगे, हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। इनका नियम क्या कहता है भाई, इनका नियम हमसे कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डी एल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई। क्या होता है, म्यू नॉट आई। अब भैया इस सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कास 0 हो जाएगा। और कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सिंस कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। जब ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी डी एल, बी को बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई। अब ये जो इंटीग्रल डी एल है ये क्या हो जाएगी, वृत्तीय पथ की परिधि, और जो कि क्या हो जाएगा भाई 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई आर उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। ये क्या हो गया, बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकलेगी, b की वैल्यू निकलेगी म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। ठीक, यही क्या हो जाएगा भैया, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अनंत लंबाई के निकट सीधे धारावाही तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। अब यदि हमको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमसे क्या कहा गया कि ऐसे कोई पॉइंट P है और ये जो तार है ये क्या है, अनंत लंबाई का है XY, जिसमें I धारा ऐसे ऊपर की ओर बह रही है। अब इसके निकट हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला हमें किससे मिला है, एम्पियर के परिपथीय नियम से मिला है। तो ये क्या हो गया, इसका पहला अनुप्रयोग हो गया। कौन सा अनुप्रयोग हो गया, पहला। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का। दूसरा क्या है भाई, दूसरा जो अनुप्रयोग है वो हमसे कहता है कि लंबी धारावाही परनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिनालिका क्या होती है। परिनालिका जानने से पहले हमें कुंडली या कुंडलिनी हेलिक्स जानना होगा। कुंडली क्या होती है, किसी के ऊपर ऐसे तारों को लपेट दिया जाए, लपेट करके जब बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुंडलिनी हो जाएगा। और परिनालिका क्या होती है, परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है, लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है, जिसे किसी कार्डबोर्ड पर या चीनी मिट्टी के बेलनाकार बर्तन पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तांबे के विद्युत रोधी तारों को
कई सारे फेरों को लपेट करके बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग परिनालिका की परिभाषा देखेंगे। तो ये परिनालिका क्या होती है? परिनालिका, जो हमारी परिनालिका क्या होती है वो क्या होती है भैया? परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलनी होती है, कुंडलनी होती है, जिसे किसी कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों के बहुत सारे फेरों को लपेटकर बनाया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारी परिनालिका क्या हो जाए? ज़्यादा लंबी हो जाए, परिनालिका की लंबाई क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो परिनालिका के बाहर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में नगण्य हो जाता है। या सिंपल वे में हम ये कहें तो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, बाहर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में जब परिनालिका हमारी क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे साफ साफ हमसे कहा है लंबी परिनालिका है। क्या है भाई? लंबी परिनालिका हमसे साफ साफ कह रहा है। तो ध्यान से सीखेंगे, इस परिनालिका के बारे में कुछ एक दो बातें लिख लेते हैं कि यदि परिनालिका लंबी हो तो परिनालिका कैसी हो भाई? लंबी हो तो परिनालिका के बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में नगण्य होता है। कैसा होता है? नगण्य होता है। तथा परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। कैसा रहता है? एक समान रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो हमने परिनालिका के बारे में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें क्या करना है कि परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। परिनालिका के लिए क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना। तो हम लिखेंगे इसमें कि माना, इसमें हम भाई क्या लिखेंगे कि माना एक लंबी बेलनाकार परिनालिका जिसके प्रति एकांक मीटर लंबाई में
फेरों की संख्या स्मॉल n, फेरों की संख्या स्मॉल n तथा धारा स्मॉल i प्रवाहित हो रही है। धारा स्मॉल i क्या हो रही है भाई? प्रवाहित हो रही है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखेंगे कि माना एक आयताकार पथ ABCD है, जिसकी भुजा, अब देखो जो आयताकार पथ होगा उसकी जो भुजाएं होंगी कैसी होंगी भाई? भुजा जो AB भुजा है, भुजा AB परिनालिका की अक्ष के समानांतर है, कि अक्ष के समानांतर है तथा भुजा जो AB भुजा प्रणालिका के अक्ष के समानांतर हो गई तो बचेगा क्या? AD और BC। AD तथा BC बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, और अब भुजा क्या बचा भाई? भुजा बचा DC। भुजा DC परिनालिका से बाहर है, परिनालिका से बाहर है। चलो थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। हम मान लिए कि ई हमारी क्या है? परिनालिका है कोई, ये हमारी क्या है? परिनालिका है। ये हमारी क्या है भाई? परिनालिका है। इस परिनालिका के भीतर एक हमने क्या लिया है? परिपथ ले लिया, ऐसे आयताकार ABCD। ये ABCD हमने कोई आयताकार परिपथ ले लिया। अब इसमें जब भुजा, इसके प्रत्येक फेरे में जो धारा है, धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है, लेकिन एक फेरे में धारा क्या है? I0 है। एक फेरे में धारा क्या है? I0 है। चलो ऐसे हमारी कोई लंबी सी परिनालिका है, हमने आयताकार पथ ले लिया। अब हमको करना क्या है कि इस पथ के लिए, आयताकार पथ के लिए, आयताकार पथ ABCD के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, किस नियम से भाई? एम्पियर के परिपथीय नियम से। क्या है? एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो हमसे क्या कहता है कि इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट I होगा। अब यहाँ सबसे पहले इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और 1 मानने के बाद में इंटीग्रल BDL फाइंड करेंगे। तो जो हमारा इंटीग्रल BDL है, क्योंकि हमारे पास में ये जो पथ है क्या है? एक आयताकार पथ है, तो जब हम इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा A to B B डॉट DL प्लस ये हो जाएगा A to D B डॉट DL प्लस इंटीग्रल ये B to C हो जाएगा B to C B डॉट DL, और प्लस में क्या हो जाएगा भाई? इंटीग्रल इसकी चारों भुजाओं का हम लोग समाकलन करेंगे C to D B DL। इसी की वैल्यू फाइंड कर ले जाए, बस समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे तो परिनालिका के लिए हमें क्या मिल जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। अब थोड़ा सा फिगर में देखिएगा, ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन हमसे कहा गया है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो दिशा में है तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में,
सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0 डिग्री हो जाएगा, तब तो काम बनेगा। अब यदि 90 डिग्री के कोण पे हो गए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो काश 90 का मान 0 होता है। अब यहाँ पे देखो ई वाला कोण, अगर ई सेम दिशा में है तो इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। अब जब 90 हो जाएगा तो यहाँ काश 90 हो जाएगा, यानी भुजा AD और भुजा BC के लिए जो BDL होगा वो 0 हो गया। अब बचा भुजा DC। DC क्या है, प्रणालिका के बाहर है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो अंदर की अपेक्षा नगण्य हो जाता है, तो इसको भी हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि सिंस भुजा ये वाली जो थी AD तथा BC B के लंबवत है, अतः इंटीग्रल A to D BDL इज इक्वल टू इंटीग्रल B to C BDL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, तथा भुजा DC प्रणालिका के बाहर है, और बाहर वाला नगण्य हो जाता है, अतः ये वाला इंटीग्रल जो D to C था BDL ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो जब ये 0 हो जाएगा तो हम लोग अब लिख सकते हैं समीकरण 2 से। किससे भाई, समीकरण 2 से। अब 2 से हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू हमको मिला A to B B डॉट DL, और सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई 0। ये क्या हो गया A to B B DL कास थीटा होता है, और ये हो जाएगा कास 0 डिग्री, क्योंकि AB सेम डायरेक्शन में है। कास 0 का मान कितना होता है भाई 1 होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, ये मिला A to B B DL मिला, तो इसको हम लिख सकते हैं B, और ये हो गया A to B DL लाइन इंटीग्रल BDL की वैल्यू हमको ये BDL। अब एक सेकंड के लिए हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ये जो आयताकार पथ ये हम अपने मन से माने हैं, तो AB की लंबाई भी हम लोग अपने मन से मान ले। ये लंबाई कितनी है, यक्स है। लंबाई कितनी है, यक्स है। तो अगर इसकी लंबाई को हम लोग यक्स मान लें तो हमारा इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, B यक्स मिल जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 और लिखेंगे सिंस A to B DL इज इक्वल टू यक्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे माना। चलो समीकरण 3 मान लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, करेंगे क्या, समीकरण 3 मानने के बाद में हमको AB की लंबाई कितनी मिल गई, यक्स मिल गई। AB की लंबाई क्या मिली है, यक्स। अब हम लोगों ने लिखा क्या है कि जो हमारी प्रणालिका है उसके 1 मीटर में कितने फेरे हैं, स्मॉलियन फेरे हैं। तो यक्स लेंथ में कितने फेरे हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे क्या कि सिंस एकांक मीटर में फेरों की संख्या स्मॉलियन है, अतः यक्स लंबाई में फेरों की संख्या बराबर हो जाएगा n यक्स। अब और सुनो एक बात, क्या कि यदि प्रत्येक फेरे में धारा I0 हो, तो प्रत्येक फेरे में धारा क्या हो, I0 हो, तो n यक्स में धारा, तो यक्स लंबाई में
x लंबाई में धारा। अब x लंबाई में धारा क्या हो जाएगी, x लंबाई में जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी, फेरों की संख्या और गुणे एक फेरे में धारा, एक फेरे में धारा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, x लंबाई में जो धारा है, टोटल धारा I है और फेरों की संख्या क्या हो गई, n(x), एक फेरे में धारा क्या है, I0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4 और 4 मानने के बाद में फिर हम लिखेंगे समीकरण 1, 3 व 4 से। अब जरा सारे समीकरणों पर एक बार नजर डालते हैं। 3 यहाँ है, 2 से हमसे कोई मतलब ही नहीं है। एक क्या है, इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। 3 क्या है, बी डी एल है बी एक्स, और 4 क्या है, आई इज इक्वल टू इतना। चलो रख लेते हैं। इधर था इंटीग्रल बी डी एल और बी डी एल इज इक्वल टू हमको मिला है बी एक्स इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट। आई की जगह रखना है एन एक्स आई नॉट, जो कटने वाला हो काट दीजिए। तो यक्स से यक्स कट गया। अब हमको क्या मिला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट मिला। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा भाई, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो जाएगा, जो एक हमारी लंबी परिनालिका थी जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है और एक फेरे में धारा क्या है, I0 है। ठीक, तो ये था एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। अभी इस चैप्टर में और कुछ है, अगली क्लास में हम लोग जो भी बचा हुआ है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। अगर चीज़ें ज़्यादा होंगी तो हम लोग और पार्ट इसको बनाते हुए अच्छे से पढ़ेंगे।